गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टोपो शीट के बारे में, या फिर कहा जाए तो टोपोग्राफिकल मैप के बारे में, और अगर आपकी बुक की लैंग्वेज में बात करें तो सर्वे शीट के बारे में। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज इस वीडियो में हम सारा का सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मोटो क्या है? मोटो है कि टोपो शीट को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो सारे के सारे बेसिक्स पता हैं तो टोपो शीट को सॉल्व करना इज़ वेरी इजी वर्क, नॉट अ टफ वर्क, ठीक है। मैं झूठ बोल के डराऊंगा नहीं, बहुत ही आसान काम है अगर आपको बेसिक्स पता चल जाते हैं कि टोपो शीट के बेसिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जो मैप देख रहे हो, अगर आप इसको ऐसे ही देख रहे हो, अभी आप जस्ट 10th क्लास में आए हो, आपने सर्वे शीट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको ये शीट समझ में नहीं आएगी, ठीक है। आपको लगेगा पता नहीं क्यों ऐसे ही आड़े तिरछे निशान बने हुए हैं, कुछ कलर्स कर दिए गए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, और यही मैप जब आप इस वीडियो के बाद देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मैप में क्या चीज़ें बनी हुई हैं, आखिर इस मैप का मकसद क्या है, ठीक है। तो हम इस मैप को पढ़ें इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वो एक पर्टिकुलर शीट है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बुक में दी हुई है, और इस तरह की 10 से 12 शीट्स आपकी बुक में दी हुई हैं, ठीक है। तो क्या ये पूरी की पूरी एक टोपो शीट है? कंप्लीट टोपो शीट इतनी ही होती है? नहीं, ये जस्ट एक छोटा सा पार्ट है हमारी कंप्लीट टोपो शीट का। इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस मैप को जूम करेंगे ताकि आपकी पूरी स्क्रीन पर आए और आप अच्छे से देख सको, आपके लिए इजीली विजिबल हो जाए, ठीक है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं। हेयर, तो ये है हमारी टोपो शीट। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये कंप्लीट टोपो शीट नहीं है। ये टोपो शीट क्या है? ये टोपो शीट एक छोटा सा पार्ट है, ठीक। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो मैप है यही टोपोग्राफिकल मैप है, यही टोपो शीट है, और यही सर्वे शीट भी है, ठीक है। और कुछ लोग इसको टोपो मैप भी कह देते हैं। तो तीनों ही चीजें, आप जो चाहे इसको बुलाओ, आपकी मर्जी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। मैं बुलाऊंगा टोपो शीट, क्लियर। तो ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये पार्ट है। किसका पार्ट है? एक टोपो शीट का पार्ट है, और उस टोपो शीट का एक नंबर होता है, ठीक है। अब आप एक बात ये जान लो कि हर टोपो शीट का अपना एक यूनिक नंबर होता है ना, यूनिक आईडी होती है। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, वैसे ही हर टोपो शीट का एक यूनिक नंबर होता है। ऐसे हमारा आधार कार्ड कभी भी किसी के आधार नंबर से सिमिलर नहीं हो सकता, दो आधार कार्ड के नंबर एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो टोपो शीट के नंबर भी एक जैसे नहीं हो सकते, इनका भी यूनिक नंबर है। तो यूनिक नंबर क्या है इस टोपो शीट का? 45D/7, ठीक है। ये थोड़ा सा कट गया है। 45D/7 इस टोपो शीट का नंबर है। इतना आपको पता चल गया कि ये एक छोटा सा पार्ट है एक टोपो शीट का, जिसका नंबर है 45D/7। अब क्या ये जो हमारी 45D/7 टोपो शीट है, उसमें से इस पार्ट को कैसे निकाला गया है? क्या मतलब ऐसे ही निकाल लिया गया है कि बस 4 टुकड़े करो, एक टुकड़ा हम बुक में प्रिंट कर देते हैं, बच्चे सॉल्व करेंगे? नहीं, इस तरह से नहीं निकाला गया है, ठीक है। टोपो शीट को पीसेज में, अगर पार्ट में डिवाइड भी किया जाता है तो बहुत ही नाप तोल के किया जाता है, मेज़रमेंट के साथ किया जाता है। और वो मेज़रमेंट्स कैसे किया जाता है वो भी आपको हम बता देंगे अभी इस वीडियो में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि देखो किस तरह से इस टोपो शीट को निकाला गया है। टोपो शीट को काटा गया है ईस्टिंग 77 से 85 तक, और नॉर्थिंग 91 से 00 तक। यही इसका मेजरमेंट है कि इतनी ईस्टिंग और इतनी नॉर्थिंग से ये मैप काट लिया गया है और आपकी बुक में प्रिंट कर दिया गया है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ईस्टिंग नॉर्थिंग क्या है, समझ में नहीं आया, वो भी अभी समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप जान लो कि इसका नंबर है 45D/7। इसको काटा गया है, पार्ट किया गया है इसका, इसकी जो कंप्लीट टोपो शीट है उससे निकाला गया है। कितना? ईस्टिंग 77 से 85 तक काट लिया गया है, और नॉर्थिंग 91 से 00 तक। क्लियर? आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आप पहले इस मैप को देखो। इस मैप में आपको रेड कलर के बड़े बड़े ब्लॉक्स दिखेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा
अपने पेन से डार्क कर देता हूँ, ये इस तरह के ब्लॉक्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, पूरे मैप में इस तरह के ब्लॉक्स दिख रहे हैं और आप देख पाओगे, नोटिस कर पाओगे कि सारे के सारे ब्लॉक्स का साइज एक जैसा है। ठीक है, ये स्क्वायर शेप में है और लगभग सिमिलर दिख रहे हैं। अब सिमिलर क्यों दिख रहे हैं, इसका भी रीज़न है क्योंकि मेजरमेंट करके बनाए गए हैं, इन सब का साइज सेम है। ठीक, इन सबको हम पढ़ेंगे अभी जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अब इतना आपने जान लिया, अभी हम पढ़ेंगे ईस्टिंग नॉर्थिंग क्या होता है, इन ब्लॉक्स का क्या यूज़ है, क्या मतलब है। उससे पहले इस पूरे मैप को अगर आप देखोगे, थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करते हैं। इस पूरे मैप में आपको बहुत सारी लाल काली धारियाँ दिख रही होंगी, नीली लाइंस दिख रही होंगी, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है। ये सारे कलर क्यों हैं, क्या इनका कोई यूज़ है? हाँ, इनका यूज़ है। ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, ये रेड डॉट्स दिख रहे हैं, ये रेड छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं, ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये ब्लैक लाइन दिख रही है, ये रेड लाइन दिख रही है, इन सब का कुछ ना कुछ मतलब है। और मतलब कैसे पता चलेगा? ये जितने भी मैंने सर्कल किए हैं ना, ये सब कन्वेंशनल सिंबल्स हैं। ठीक है, और आपको ये सारे के सारे सिंबल पता होने चाहिए। अगर आपको सिंबल नहीं पता है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, सिंबल कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे याद करना है? तो देखो, आपकी बुक में कुछ सिंबल्स दिए होंगे, जैसे यहाँ पर ये दिए हुए हैं, थोड़ा जूम करते हैं, है ना, ये आप देख रहे हो, ये सिंबल्स हैं। इस तरह के सिंबल आपके मैप में बने होंगे, ज़रूरी नहीं है सारे बने हों, किसी में कोई सिंबल बना होगा, किसी में कोई सिंबल बना होगा, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सिंबल्स को याद करना है। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स मैंने यहाँ पर दिखाए हैं ना, ये जस्ट एग्जाम्पल हैं। आप अपनी बुक से सिंबल याद करोगे, ये वाले सिंबल याद नहीं करोगे। ठीक है, आपकी बुक में जो सिंबल दिए हैं, यहाँ पे मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर ये जो डबल लाइन दी हुई है, इसका इन्होंने क्या कहा है, ये मेटल्ड रोड है, और जो इसके आगे डॉटेड डबल लाइन दी है, ये अनमेटल्ड रोड है। तो अगर ऐसी डबल लाइन हमें मैप पर दिखती है, उसका मतलब होगा मेटल्ड रोड, और अगर ऐसी डबल लाइन हमें मैप पे दिखती है तो उसका मतलब होगा अनमेटल्ड रोड, यानी कि कच्ची सड़क। ऐसे ही ये वाला सिंबल हमारा टेम्पल का है, ये वाला चर्च का है, ये वाला मॉस्क है, और ये वाला छतरी है। ठीक है, तो ये तो सिंबल्स हैं, ये कुछ सिंबल के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही बहुत सारे सिंबल हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे आपकी बुक से। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। आपको पता चल गया कि मैप को रीड करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सिंबल, जो कि आप पढ़ लोगे, आई नो। तो फिर से हम आते हैं वापस इस मैप पर। तो ये जितने भी सर्कल मैंने किए हैं, या फिर ये जो मैंने यहाँ पर लाइन बनाई है, ये सर्कल, ठीक है, या फिर ये जो 3R लिखा हुआ है, 15R लिखा है, ये 206 लिखा हुआ है, ये .208 लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़े साइज़ में 263 लिखा हुआ है, ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, सिंबल हैं। और इनको आपको पहचानने के लिए सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और इसी तरह से ये जो आपको बैकग्राउंड में कलर दिख रहे हैं ना, जैसे कि ये आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ये पूरे मैप में येलो कलर दिख रहा है, यहाँ पर वाइट कलर दिख रहा है, इस कलर का भी कोई ना कोई मतलब है, वो भी आपको आपकी बुक में पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं येलो कलर की बात करूँ, तो ये जो येलो कलर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एग्रीकल्चर को। ठीक है, दैट मीन्स कि इस मैप में जहाँ जहाँ येलो कलर है, वहाँ वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही है। समझ में आ गया? चलो, अब हम इस मैप को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं और हम थोड़ा सा साफ सुथरा सा एक डायग्राम लेते हैं, जिसमें आपको ढंग से समझ में आएगा, अच्छे से समझ आप सकते हो। तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे है हमारे पास डायग्राम। अब देखो, आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये उस मैप का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें वो सारे कॉलम्स बने हैं, इसमें ऊपर के वो सारे नंबर लिखे हैं। देखो, ये नंबर लिखा है ना, ये नंबर लिखा है 22, 23, 24। यहाँ पर देखो, मैप में भी आपको ये सारे नंबर देखने को मिलेंगे, 77, 78, 79। मतलब ये नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम नंबर हो, बट नंबर लिखे हुए हैं। ऐसे ही आपको ऊपर से नीचे की तरफ भी 00, 9998 ऐसे नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ पर लिखे हैं। वैसे ही हमने ये डायग्राम लिया है और इसमें भी आप देखो कि ऊपर नीचे राइट एंड लेफ्ट
चारों तरफ नंबर लिखे हुए हैं। ये 22 है और ये 22 की लाइन है, जस्ट नीचे ये भी 22 है। 23 इसके जस्ट नीचे आप आओगे तो ये भी 23। ऐसे ही यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 है, क्योंकि ये सेम वैल्यू की लाइन है। ठीक है, तो अब आप देखो ये आपका वही मैप है जो कि आप नीचे देख रहे थे, बट इसके अंदर किसी भी तरह का कलर नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें किसी तरह के उस तरह के सिंबल नहीं बने हुए हैं, ये जस्ट एक डायग्राम है जिससे कि आप समझ सको। ठीक, अब टोपो शीट को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो आपके मैप में ही दी हुई हैं, वो हम देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस डायग्राम को पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग मैप को काटा गया है। तो ईस्टिंग किसे कहते हैं? तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना इस ब्लॉक में ये वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो लाइन देख रहे हो ये ईस्टिंग नॉर्दिंग है, लेकिन इसमें ईस्टिंग कौन सी है, नॉर्दिंग कौन सी है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले डायरेक्शंस पता होने चाहिए। डायरेक्शंस नॉर्मल ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट इस तरह के डायरेक्शन होते हैं। तो एक डायग्राम होता है, आपकी बुक में भी होगा इस तरह से। अगर आप मैप देख रहे हो अपनी बुक में, तो बुक में आपके मैप का जो राइट साइड है वो होगा हमेशा ईस्ट। ठीक है, आपकी मैप का जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा होगा वेस्ट, अपर साइड होगा नॉर्थ और डाउनवर्ड साइड होगा साउथ। ये बेसिक 4 डायरेक्शन हैं। ठीक है, इसको हम बना रहने देते हैं। अब देखो कि यहाँ पर वर्टिकल लाइंस आपको जो दिख रही हैं ना, ये इस तरह से जो आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, ये इन वर्टिकल लाइंस की वैल्यू देखो। वैल्यू क्या दी हुई है? वैल्यू दी है 22, 23, 24, 25, 26। देखो 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे दिए। अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया है डायरेक्शन का, इसको देख के आप पता लगाओ कि ये जो वैल्यू है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। ठीक है, क्या पता लगाना है कि ये जो वैल्यू है वर्टिकल लाइंस की ये किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो आपको पता लग जाएगा 22, 23, 24, 25 ईस्ट की तरफ बढ़ रही है ना, इस तरफ को बढ़ रही है ना, इस तरफ बढ़ रही है। तो जिन लाइंस की वैल्यू ईस्ट की तरफ बढ़ रही है उनको हम क्या कहेंगे? ईस्टिंग। क्या कहेंगे? ईस्टिंग। तो ये जो लाइन की वैल्यू ईस्ट की तरफ बढ़ रही है वो सारी की सारी लाइन कैसी हैं? वो सारी की सारी लाइन है वर्टिकल। तो यहां पर देख रहे हो ये जो हमारी लाइन है, ये वाली लाइन, इन वर्टिकल लाइंस को कहा जाता है ईस्टिंग। समझ में आ गया? और अगर आप समझदार हो, जो कि आप हो, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमारी वर्टिकल लाइंस तो ईस्टिंग हो गई हैं। तो अब बची कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस में आप देखो कि इनकी वैल्यू किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। नीचे देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस मैप को, इस डायग्राम को देखो, अपर साइड में नॉर्थ है और ये जो हमारी वैल्यू बढ़ रही है ये भी अपर साइड में बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे नॉर्दिंग्स। ठीक है, और ये तो एक हमारा मैथमेटिकल मेथड हो गया कि वैल्यू ईस्ट की तरफ बढ़ रही है या नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो मैप में जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं वो सारी की सारी क्या हैं? ईस्टिंग्स हैं। ठीक है, और मैप में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो सारी की सारी क्या हैं? नॉर्दिंग्स हैं। समझ में आ गया? ईस्टिंग नॉर्दिंग, एकदम ध्यान से समझ लो। ईस्टिंग की वैल्यू हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ती है, यानी कि ईस्ट की तरफ बढ़ती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ती है। ठीक है, और जो हमारी नॉर्दिंग्स हैं उनकी वैल्यू हमेशा ऊपर की साइड बढ़ती है, नीचे से ऊपर की साइड, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ती है, इसीलिए उसको नॉर्दिंग कहते हैं। और इजी वे में जो वर्टिकल लाइंस हैं वो ईस्टिंग हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो सारी की सारी नॉर्दिंग्स हैं। क्लियर? समझ में आ गया? ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ थी कि आपको ईस्टिंग नॉर्दिंग पता होनी चाहिए और डायरेक्शन पता होने चाहिए। ठीक है, मैप में आपको डायरेक्शन की ज़रूरत बहुत बार पड़ेगी। समझ में आ गया? अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, याद करनी है, आपको लिखनी है, याद करनी है। वो कांस्टेंट चीज़ें हैं, फिक्स चीज़ें हैं, उनको आप याद कर लोगे। वो इस तरह से हैं जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उनको याद कर लोगे तो आसानी से मैप को सॉल्व कर पाओगे। ठीक,
तो अब बात आती है जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये ब्लॉक्स किस तरह से बने हुए हैं, इनका क्या यूज़ है। इनका यूज़ है, इन ब्लॉक्स की हेल्प से हमें एरिया पता चलता है। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं और फिर से चलते हैं अपने ओरिजिनल मैप की तरफ। ये है हमारा मैप। ठीक है, यहाँ देखो, मैप में ना स्केल होता है। ठीक है, स्केल जिसको हम रेशियो भी कह सकते हैं, स्केल को रेशियो कहते हैं। अब इसको आप ध्यान से समझना और लिख लेना। ठीक है, स्केल क्या होता है, स्केल वो नहीं जिससे हम लाइन खींचते हैं। स्केल एक रेशियो होता है। मैप को सॉल्व करने की लैंग्वेज में स्केल इज डिफरेंट थिंग। स्केल रेशियो होता है किसके बीच का, लैंड पर कोई एरिया है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस एंड उसी डिस्टेंस को जब हम मैप पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी डिस्टेंस के बीच का रेशियो। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपके घर के बाहर की एक सड़क है जिसकी लेंथ है 1 किलोमीटर, है ना। अब उस 1 किलोमीटर की लेंथ को या रोड को मैं कहूं कि आप अपनी कॉपी में रिप्रेजेंट करो, तो क्या आप 1 किलोमीटर की रोड अपनी कॉपी पे बनाओगे? नहीं ना, उसके लिए तो बहुत लंबा 1 किलोमीटर लंबा पेज चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, हम मान लेंगे कि अगर हम मैप बना रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर की लाइन को हम क्या कहेंगे, सपोज 1 सेंटीमीटर लाइन को हम मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अब जब भी कोई उस मैप को देखेगा जो आपने बनाया है तो उसे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर स्केल का यूज़ किया गया है। स्केल क्या, कि भाई एक सड़क है जो कि एक्चुअल में 1 किलोमीटर की है, लेकिन आपने पेपर पे उसकी डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर कर दिया है। तो अब पेपर में जहाँ जहाँ 1 सेंटीमीटर की कोई भी चीज़ है वो हो जाएगी 1 किलोमीटर की एक्चुअल में। ठीक है, सपोज इसी मैप में देख लो कि मान लो इस 1 सेंटीमीटर की ये रोड है। अगर हम ये स्केल लेते हैं तो इस स्केल की वजह से या इस स्केल को यूज़ करके हमें पता चल जाएगा कि ये जो रोड है जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है ये 1 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और अगर हम पूरी रोड नापेंगे तो जितने सेंटीमीटर उतने किलोमीटर। सिंपल। लेकिन ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। अभी हम आपके मैप को पढ़ते हैं। इस मैप का स्केल क्या है, तो आप देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये है आपका मैप का स्केल। ठीक है, मैंने बोला था ना रेशियो होता है, तो 1:50,000 यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, 1:50,000 में जो 1 है ना वो पेपर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर जो 1 है उसका मतलब है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो राइट साइड में इस टू के बाद 50,000 लिखा है वो भी सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 50,000 सेंटीमीटर। और अगर हम 50,000 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5 किलोमीटर, यानी कि आधा किलोमीटर। क्योंकि जो 1 किलोमीटर होता है वो इज इक्वल टू होता है कितना, 1 लाख सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 50,000 दिया है तो 1 लाख का आधा, यानी कि आधा किलोमीटर। समझ में आ रहा है? तो स्केल कितना दिया है, 1:50,000 इस मैप के हिसाब के लिए दिया गया है ये स्केल। तो अगर इस मैप के नीचे स्केल 1:50,000 लिखा है उसका सिंपल क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल मतलब होता है कि मैप में किसी भी एंगल से किसी भी एरिया का 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है आधा किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लें ये जितने भी लाल डॉट्स बने हैं ये 1 सेंटीमीटर एरिया कवर कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये लाल डॉट्स जहाँ कहीं भी हैं, ठीक है, ये लाल डॉट्स का मतलब है ये हाउस है, सेटलमेंट है। तो ये जो घर बने हुए हैं बहुत पास पास, ये मैप में 1 सेंटीमीटर का एरिया कवर कर रहे हैं। तो हम अगर इस स्केल को मान के चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये घर को जब हम एक्चुअल में देखने के लिए जाएंगे तो ये सारे के सारे घर आधा किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, जिनको मैप पे प्रेजेंट करने के लिए हमने 1 सेंटीमीटर एरिया का यूज़ किया है। समझ गए? वैसे ही ये रोड है, अगर 1 सेंटीमीटर रोड को हम नाप रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर रोड का मतलब एक्चुअल में वो रोड कितनी बड़ी है, आधा किलोमीटर। ठीक है,
तो मैप में कोई भी चीज़ जो 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है, या कहीं से भी हम 1 सेंटीमीटर मेजर कर लें, उस 1 सेंटीमीटर का मतलब होगा क्या? क्या मतलब होगा? आधा किलोमीटर। समझ में आ गया? इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब इससे एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज द गिवन RF ऑफ द मैप या ऑफ द सर्वे शीट। तो ये जो 1:50,000 है ना, इसको हम कहते हैं RF। RF का मतलब क्या होता है? RF का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा RF। तो कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RF? तो आप लिखोगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मीन्स रेशियो बिटवीन द एक्चुअल एरिया एंड द पेपर डिस्टेंस। क्लियर? तो ये जो स्केल है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं RF। समझ में आ गया? इसको रफ कर देते हैं। चलो, तो आपको RF समझ में आ गया, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने डायग्राम के ऊपर, ठीक है। ये जो हमारा डायग्राम है इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ओके, अब यहां पर आप देखो सेम ब्लॉक्स बने हुए हैं। आप वो ये चीज याद रखना जो मैंने आपको बताई थी, मैप का RF कितना है? 1:50,000, यानी कि मैप में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मतलब एक्चुअल में आधा किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर आप बुक साथ में लेकर बैठे हो तो आप स्केल से मेजर कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं। ये जो ग्रिड बना हुआ है ना, ये जो ग्रिड बना हुआ है, आपको स्क्रीन पर छोटा या बड़ा दिख सकता है, बट एक्चुअल में इसका जो मेजरमेंट है वो क्या है? ईच साइड 2 सेंटीमीटर। कितना? ईच साइड 2 सेंटीमीटर। नोट कर लो, जो ग्रिड है ये हर तरफ से कितना है? 2 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ग्रिड, तो आप क्या बताओगे? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आप मैथ्स पढ़ते हो तो आपको इतना तो पता होगा कि एरिया हम स्क्वायर में लिखेंगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये चारों तरफ से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक। लेकिन ये तो पेपर पे हो गया ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ग्रिड का एरिया एक्चुअल में कितना होगा, अगर हम इस जगह को रियल में जाके देखेंगे कहीं ज़मीन पर, तो ये जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये कितना बड़ा एरिया होगा, ठीक है। आप सोचो, बट मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि पेपर पे 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर, यहां पर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर, तो कितना किलोमीटर? इजी है, 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यही तो होगा। अब इधर 1 किलोमीटर है तो इधर भी 1 किलोमीटर होगा, इधर भी 1 किलोमीटर और इधर भी 1 किलोमीटर, ठीक है। अब कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ग्रिड इन एक्चुअल, ठीक है, या फिर व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ग्रिड ऑन लैंड, जमीन पर इस ग्रिड का एरिया कितना है, तो आप कितना लिखोगे? 1 किलोमीटर स्क्वायर। दो चीजें पता चली, सेम ग्रिड का एरिया पेपर पर कितना है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम ग्रिड का एरिया रियल में कितना है, लैंड पर कितना है? 1 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ गया? ईच डायरेक्शन जो स्क्वायर का है वो 2 सेंटीमीटर का है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि आधा किलोमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो चारों तरफ से 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? आगे बढ़े, इसको रफ कर देते हैं पहले, फिर आगे की बात करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक चीज कि आपको मैंने एरिया बता दिया, ठीक है। नॉर्थिंग ईस्टिंग आपको पता चल गई, आपको एरिया पता चल गया। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कंटूर इंटरवल ऑफ द गिवन मैप। तो हम एक बार मैप देख लेते हैं, हो सकता है वहां पे कंटूर इंटरवल दिया हो, ठीक है। तो आपके इस मैप में कंटूर इंटरवल दिया हुआ है, कितना है? 20 मीटर। अब देखो इसमें तो आपको कुछ समझना नहीं है, डायरेक्ट याद कर लेना है। आंसर क्या होगा? 20 मीटर्स। अब सबसे पहली बात कि आपको यह बताना है कि कंटूर किसे कहते हैं, ठीक है। अब आप कैसे बताओगे? आप पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं बता देता हूं।
कंटूर लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं, रियल में होती नहीं हैं। उनको हम मैप पर ड्रॉ करते हैं जस्ट टू रीड मैप, ठीक है। कंटूर लाइंस का मतलब क्या होता है? कंटूर लाइंस का मतलब होता है दे आर यूज टू कनेक्ट द एरिया ऑफ सेम हाइट, ठीक है। एक जैसे हाइट के जो एरिया होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए मैप पर हम एक लाइन बनाते हैं जिसे कंटूर लाइन कहते हैं, ठीक। लेकिन आपके में ये नहीं आएगा कि व्हाट इज कंटूर लाइन। आपसे पूछेगा क्या कि व्हाट इज द कंटूर इंटरवल ऑफ द गिवन मैप, तो आप क्या लिखोगे? 20 मीटर्स। समझ में आ रहा है? कितना लिखोगे? 20 मीटर्स। फिर से आर एफ कितना है? 1:50,000। कंटूर इंटरवल कितना है? 20 मीटर्स। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है जो कि चलते चलते आपको यहीं पर बता देते हैं, ऊपर डायग्राम में चलेंगे तो ये रह जाएगा। एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्टेटमेंट स्केल ऑफ गिवन टोपो शीट। अब स्टेटमेंट स्केल क्या है वो भी इसी पे दिया हुआ है, ठीक है, आपको कहीं ढूंढना नहीं है। कितना? 500 मीटर टू 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। आप दोनों चीजें आंसर में लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्टेटमेंट स्केल, तो क्या बताओगे आप? 500 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। आपके पास जितने मैप हैं सब में सेम ही आंसर होगा। 500 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है? आपका स्टेटमेंट स्केल है। अब जब स्केल की बात आई है तो चलते चलते हम ये भी देख लेते हैं। 3 टाइप के स्केल होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल, ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है स्टेटमेंट स्केल, ठीक है। स्टेटमेंट स्केल का मतलब होता है स्टेटमेंट देना। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि भैया पेपर पर 500 मीटर एरिया को हम डिनोट करेंगे 1 सेंटीमीटर से। यही तो स्केल है ना हमारा। हम किसी को जस्ट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर और 0.5 किलोमीटर और हाफ किलोमीटर। क्लियर? तो ये हमने बस बता दिया है उनको, ठीक है, जस्ट लिख के दे दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाफ किलोमीटर। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट स्केल। दूसरा होता है एक लीनियर स्केल, जो हमने कहा है 500 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। हमने ये कहा था तो ये स्टेटमेंट था। फिर हमने इसको लीनियर फॉर्म में बना भी दिया। ये जो डायग्राम देख रहे हो ये है लीनियर स्केल, जो हमने कहा है उसको बना दिया है, ठीक। और तीसरा होता है हमारा आर एफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या है वो है हमारा ये 1:50,000। तो 3 तरह के स्केल आपको पता चल गए और कई सारे आंसर मिल गए। क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द स्टेटमेंट स्केल, ये है और ये है। व्हाट इज द कंटूर इंटरवल, ये है 20 मीटर्स। व्हाट इज द गिवन आर एफ 1:50,000। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 500 मीटर्स या फिर हाफ किलोमीटर। क्लियर हो गया? इतने सारे आंसर आपको एक जगह पर मिल गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने डायग्राम की तरफ। क्लियर? तो यहां पे हम डायग्राम के पास आ गए। अब आप इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो और फिर मैप को देखो। मैप पे कोई भी सिंबल कहीं पर भी बना हुआ है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कैसे आएगा? फिर से हम वापस डायग्राम पे आते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा कि मान लो ये जो ब्लू डॉट है ना, इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस आपको बताना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका ग्रिड रेफरेंस क्या होगा। आप कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे क्योंकि आपको नहीं पता है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे ग्रिड रेफरेंस निकालते हैं, 4 फिगर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 4 फिगर का मतलब बेसिकली पूछा गया है कि अगर आप किसी को ऐसे ही दे रहे हो मैप और आप उससे बोलो कि भैया मैप पे ब्लू डॉट देखो, ब्लू कोन बना हुआ है, चेक करो, तो हो सकता है मैप पे बहुत सारे ब्लू कोन बने हो, है ना। तो आप क्या बताओगे? उसको एक एड्रेस बताओगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर पे कोई पार्सल आने वाला है और आपने उस पर एड्रेस लिख दिया है जस्ट राजाजीपुरम या गोमती नगर या चारबाग। अब भाई पार्सल वाला तो आपको फ़ोन करेगा ना, फ़ोन करेगा भैया चारबाग बहुत बड़ा है, आपका इकलौता घर थोड़ी ना है, वहाँ पे बहुत सारे घर हैं, किसके घर पे पार्सल दे दूँ। तो आप क्या करोगे? उसे कोई लैंडमार्क बताओगे, उसे कोई एड्रेस बताओगे।
है ना, उसे कोई दुकान बता दो कि भैया दुकान के बगल में आ जाओ, ये परचून की दुकान है, ये प्रोविज़न स्टोर है, ये मेडिकल स्टोर है, इस तरह से आप एड्रेस बताओगे। और दूसरा तरीका होता है कि जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आप प्रॉपर एड्रेस लिखते हो, है ना, घर का नंबर लिखोगे, कॉलोनी का नाम लिखोगे, फिर अपना जो भी मोहल्ला है उसका नाम लिखोगे, वगैरह वगैरह, ताकि बिना पूछे आपके घर पे आ जाए। सेम ऐसे ही टोपो शीट पे हम एड्रेस बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो ब्लू कोन बना हुआ है, ब्लू ट्राइंगल बना हुआ है, ऐसे ट्राइंगल मैप पे बहुत सारे हैं, और आपने किसी को मैप दे दिया और बोला कि भाई ब्लू वाला ट्राइंगल देखो, तो वो कहेगा भैया यहाँ तो बहुत सारे ब्लू ट्राइंगल हैं, कैसे देख लें, कौन सा देख लें बताओ। आप ये वाला देख रहे हो, कोई दूसरा इधर देखेगा, कोई तीसरा इधर देखेगा, ठीक है। तो इस केस में आंसर तीनों का गलत आएगा। तो हमें क्या देना है, हमें देना है एड्रेस, और वो एड्रेस को ही कहते हैं 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। और अगर बहुत एक्यूरेट एड्रेस देना है तो उसको हम कहेंगे 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 फिगर जानते हैं, फिर 6 पे जाएंगे। क्लियर। तो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या है? सबसे पहले तो आप देखो, ये जो नंबर दिए हुए हैं 22, 23, 24, 25, 26, ये जो नंबर दिए हैं ये है हमारी ईस्टिंग। और ये जो 5, 6, 7, 8 नंबर दिए हैं ये है हमारी नॉर्थिंग। ये तो आपको अभी तक पता चल गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब किसी ने पूछा है कि भैया ये जो ब्लू ट्राइंगल है इसका 4 फिगर बता दो तो मैं आपका पार्सल यहीं पे डिलीवर कर देता हूं। तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले तो देखो, हर ग्रिड का नंबर, ये जो ग्रिड है ये है ग्रिड नंबर 22, जो यहां से शुरू हो रही है, ऐसे 22 ग्रिड यहां से शुरू हो रही है और यहां पे खत्म। जब 22 यहां पर खत्म हो जाएगी तो यहां से 23 शुरू हो जाएगी, फिर 23 यहाँ पर ख़त्म होगी तो 24 शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो नंबर है, नंबर के आगे वाला ग्रिड इस नंबर का ग्रिड है, समझ रहे हो ना। जैसे 22 यहाँ लिखा है तो 22 का ग्रिड ये है, समझ में आया। 23 यहाँ लिखा है तो 23 का ग्रिड ये है, 24 का ग्रिड, 25 का ग्रिड। इस तरह से यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 का ग्रिड, 6 दिया हुआ है, 6 का ग्रिड, 7 दिया हुआ है, 7 का ग्रिड। समझ में आ गया? नंबर के आगे वाला या नंबर के ऊपर वाला। ईस्टिंग के केस में देखेंगे तो नंबर के आगे वाला ग्रिड हमारा उस नंबर का ग्रिड है, और अगर नॉर्थिंग के केस में देखेंगे तो नंबर के ऊपर वाला ग्रिड उस नंबर का ग्रिड है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसको अब रफ करते हैं। समझ गए होगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो नंबर है उसके आगे वाला ग्रिड उस नंबर का ग्रिड है, ठीक है। और ग्रिड समझ में नहीं आ रहा तो घर मान लो, ये घर का नंबर है और ये किस घर का नंबर है? इस घर का नंबर है। ये घर का नंबर है, इस घर का नंबर है, ठीक। तो ये समझ में आ रहा है। हम ग्रिड लेकर बात करेंगे। तो ग्रिड के नंबर आपको पता चल गए। अब आप बताओगे कि भैया ईस्टिंग नंबर 23 है ना, ये ईस्टिंग 23 तो है और ये सारे 23 के ग्रिड है ना। अब आपने उसको बता दिया कि भैया ग्रिड नंबर 23 पर आ जाओ, क्योंकि ग्रिड नंबर 23 पे मेरा घर है। वो कहेगा भैया 23 पे तो बहुत सारे घर हैं, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे ग्रिड जो हैं वो 23 पे है ना। मैं किस घर पे आ जाऊँ? पांचों घर पे चला जाऊँ, खटखटा के देख लूँ? तो कहोगे रुको, अच्छा भैया मैं आपको नॉर्थिंग भी बता देता हूँ। तो नॉर्थिंग क्या बताओगे? 8, ठीक है। तो हमें अब क्या चीज़ पता चल गई कि हमें क्या करना है? ईस्टिंग नंबर 23 और नॉर्थिंग नंबर 8। समझ में आ गया? अब ये एरिया आप जो देख रहे हो ना, इसको मैं थोड़ा डार्क कलर से कर देता हूँ। ईस्टिंग नंबर 23, नॉर्थिंग नंबर 8। अब ये जो एरिया हमने कवर किया ना, ये क्या है? ये है हमारा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। अब इसको 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्यों कहेंगे? देखो, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस को लिखने का तरीका, सबसे पहले हम लिखते हैं ईस्टिंग, जो कि 2 डिजिट होता है ना। देखो ईस्टिंग है ना, 2 डिजिट 23। फिर उसके बाद लिखते हैं हम नॉर्थिंग, जो कि 2 डिजिट होता है। तो 2, 2, 4 कितने हो गए? 4 फिगर या 4 डिजिट। तो इसको हम कहते हैं 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस।
क्लियर। तो सबसे पहले हम ईस्टिंग लिखेंगे 23, उसके बाद नॉर्थिंग लिखेंगे 08। ये हो गए 4 फिगर। ग्रिड रेफरेंस यानी ग्रिड एड्रेस, तो आपने अपने पार्सल वाले को बोला कि भैया ग्रिड रेफरेंस 2308 में आ जाओ, यहाँ पे मेरा घर है। तो वो 2308 में आ गया और यहाँ पे आके दरवाज़ा खटखटाया, आपका पार्सल दिया और चला गया। टाटा बाय बाय, हो गया। आपको पता चल गया 4 फिगर कैसे ही निकालते हैं। ठीक है, अब आपका होमवर्क, ये जो डी लिखा हुआ है ना, ये डी, इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ में आ गया है। क्लियर। तो ये तो बात हो गई 4 फिगर की, इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा टफ मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं। अब आपने पार्सल वाले को बताया कि भैया ग्रिड रेफरेंस 2308 में मेरा घर है, आ जाओ। वो आ गया, ढूंढते ढांढते, आपने एड्रेस तो दे ही दिया था, उस ग्रिड रेफरेंस में आ गया। लेकिन अब ये ग्रिड का एरिया कितना है बताओ। अभी मैंने आपको बताया ना ग्रिड का एरिया कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्चुअल में 1 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि जब वो आदमी जो पार्सल वाला आया है, जब वो 2308 में आ रहा है, तो वो देख रहा है कि भैया ये एरिया तो 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। चारों तरफ घूम के देख लिया, चारों तरफ 1-1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में तो बहुत सारे घर हैं भैया। तो वो कह रहा भैया थोड़ा सा और बता दो कौन सी दुकान के पास है तुम्हारा घर। तो आप कैसे बताओगे? उसके लिए हमारे पास एक और चीज़ है, वो है 6 फिगर। अभी तक क्या था? 4 फिगर, और अभी क्या है? 6 फिगर। ठीक है, 6 फिगर में हम क्या करते हैं, पहले देख लो, नोट कर लो। 6 फिगर में 6 डिजिट होते हैं, 6 फिगर्स होते हैं, जिसमें पहले 3 डिजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं? पहले 3 डिजिट होते हैं ईस्टिंग, ठीक, और आखिरी के 3 डिजिट होते हैं क्या? नॉर्दिंग्स। समझ में आ गया? क्लियर। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं 4 फिगर। जब कभी भी 6 फिगर पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले 4 फिगर निकालोगे। कैसे आपको लिखना है 6 फिगर? जब आप 4 फिगर निकाल लोगे, मान लो हम इसका ही 4 फिगर निकाल रहे हैं जो कि था 2308, लेकिन अब हमें 6 फिगर बताना है। तो 4 फिगर अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2308, ये तो 4 फिगर हो गया, करेक्ट आंसर है। लेकिन जब बारी आएगी 6 फिगर लिखने की, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 23, फिर एक गैप, एक डैश, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे हमें लिखना है। उसके बाद लिखेंगे 08 और फिर से एक गैप। तो हमें एक डिजिट यहाँ पे लिखना है, जो कि अभी हम कैलकुलेट करेंगे तब आएगा, और दूसरा डिजिट यहाँ पे लिखना है। तो जब यहाँ पे भी कोई नंबर आ जाएगा तो 3 और 3 6 डिजिट हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, यानी कि हमें और ज़्यादा एक्यूरेट एड्रेस बताना है अपने पार्सल वाले को। समझ में आ रहा है? चलो निकाल के देखते हैं। याद रखना हमारा 4 फिगर कितना था? 2308। ठीक है, और आपको इसका 4 फिगर बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब समझ में भी आ रहा है कि अपनी एनर्जी बर्बाद हो रही है। ठीक है, तो हमारा 4 फिगर था 2308। अब हमें इसका 6 फिगर निकालना है। तो 6 फिगर निकालने के लिए ना थोड़ा सा हम इधर चलते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाएं या साइड में चलते हैं। ये हमारा ग्रिड है, ये वाला ग्रिड, इसको देखते हैं। ये ग्रिड हमें बता रहा है कि 6 फिगर कैसे निकालना है। तो हम जरा इस ब्लू वाले को छोड़ देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब स्क्रीन के ऊपर तो मैं इस तरह का डिवाइड कर नहीं पाऊंगा जैसे यहाँ पे दिया है, पेपर होता तो कर भी देता। तो अब हम इस वाले चर्च को ले लेते हैं। ये सिंबल चर्च का है ना, पहचान में आ रहा है? ये सिंबल चर्च का है। अब जो पार्सल वाला है, तो सबसे पहले हम एक बार निकाल लेते हैं इस चर्च का 4 फिगर। क्या होगा इस चर्च का 4 फिगर? 2807 है ना। क्या होगा 4 फिगर? 2807, ये चर्च का 4 फिगर है। लेकिन ये जब 4 फिगर पे आया कोई, तो उसने कहा भैया यहाँ तो 1 किलोमीटर का एरिया है, चर्च किस एरिया में है ये तो बता दो। तो आपने कहा कि रुको 6 फिगर बताते हैं। 6 फिगर कैसे निकलेगा? ये जो ग्रिड है इसका एरिया कितना था? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपली आपको एक काम करना है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस ग्रिड को ना 10 पार्ट में डिवाइड कर देना है। कितने पार्ट में? 10 पार्ट में। अब जरा पॉज करके ये पार्ट जितने भी हैं इनको गिनो, ये कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4
10 10 पार्ट है। लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट 10 पार्ट है। और ऐसे ही हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पार्ट। अब ये बहुत ही माइन्यूट वर्क है, सॉरी वर्क नहीं है, बहुत ही माइन्यूट वर्क है। इसके लिए आपको बहुत ही शार्प पेंसिल चाहिए, क्योंकि मोटी पेंसिल से एक एक मिलीमीटर इधर उधर हुआ और आपका आंसर गलत हो गया। अब आप कंप्यूटर पे तो करोगे नहीं, आपको तो बाय हैंड करना है, तो आपको बहुत ही ध्यान से, सटीकता से, एक्यूरेसी से करना है। पेंसिल को एकदम शार्प करना है, हल्की सी भी मोटी पेंसिल नहीं होनी चाहिए, एकदम शार्प नुकीली पेंसिल। 10 पार्ट करोगे आप, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया था ये कितना था, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब जब 2 सेंटीमीटर के 10 पार्ट किए जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 मिलीमीटर। कितना आएगा, 2 मिलीमीटर। तो बताओ, हमने 10 पार्ट कर दिए तो आंसर कितना आएगा, एक ग्रिड का आंसर। ये जो एक ग्रिड है ना, एक ग्रिड ये कितने की है, 2 मिलीमीटर। दूसरी ग्रिड 2 मिलीमीटर, तीसरी 2 मिलीमीटर, है ना। ऐसे ही अगर हम इधर से देखेंगे तो ये भी 2 मिलीमीटर, ये भी 2 मिलीमीटर, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब 2 मिलीमीटर है। समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के ग्रिड को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जब 10 पार्ट में डिवाइड किया तो हमें और छोटे छोटे ग्रिड मिल गए चुन्नू मुन्नू से, है ना। ये देखो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से ग्रिड हैं, ये हमें मिल गए। और ये चुन्नू मुन्नू से जो ग्रिड है इनका साइज क्या है, 2 मिलीमीटर है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम इसको रफ कर देते हैं। तो पार्सल वाले ने क्या कहा कि भैया 28074 फिगर तुमने बता दिया है, लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, एरिया बहुत बड़ा है, थोड़ा सा सटीकता से बताओ, एक्यूरेट बताओ, आसपास की कोई जगह बता दो। तुमने कहा 6 फिगर बताएंगे। तो सबसे पहले हम 6 फिगर लिखने की तैयारी करते हैं। कैसे, 28 बीच में एक गैप, 07 फिर दूसरा गैप, क्योंकि हमें यहाँ पे एक एक डिजिट फिल करना है। और याद रहे, ये जो 3 डिजिट हैं ये ईस्टिंग होने चाहिए, और जो आखिरी के 3 डिजिट हैं ये नॉर्दिंग होने चाहिए। तो ये देखो 28 हमने लिखा है ना, ये ईस्टिंग है तो यहाँ पे लिख दिया। तीसरा ईस्टिंग अभी हमें मिलेगा, ठीक। फिर उसके बाद 07 नॉर्दिंग हमने लिख दिया, तीसरा वाला नॉर्दिंग अभी हमें मिलेगा। समझ में आ गया। तो चलो तीसरा ईस्टिंग और तीसरा नॉर्दिंग ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमने चुन्नू मुन्नू से ग्रिड बनाए हैं ना 2-2 मिलीमीटर के, इनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है, फिर वही बात, शार्प पेंसिल लेना। मेरे पास तो स्क्रीन है तो मैं मोटा मोटा ही लिखूंगा। नंबरिंग कैसे करनी है, सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। गिनो 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ग्रिड्स हैं, मिल गया हमें 10 ग्रिड्स। ऐसे ही आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर भी करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ में आ गया। ये है हमारे ग्रिड, और हर ग्रिड की जो एरिया है वो कितनी है, 2 मिलीमीटर स्क्वायर या 2 मिलीमीटर, ठीक। अब इसको हम रफ कर देते हैं, वरना बहुत हौच पौच हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। आप अपनी कॉपी में नंबरिंग कर लेना ऐसे। अब 4 फिगर हमारे पास है, तो सबसे पहले हमें देखना है ईस्टिंग। हमने जब नंबरिंग की थी ना 0 1 2 3, नंबरिंग करोगे तो वो नंबर कैसे काम आएंगे, ऐसे काम आएंगे। जैसे ये नंबर लिखे हैं ना 27 28 29, वैसे ही हम लिख रहे हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6। तो अब हमें काउंट करना है। क्या काउंट करना है कि जो चर्च है ये कितने नंबर के ग्रिड पे आ रहा है। तो सबसे पहले 0 1 2 3, मेरे हिसाब से 3 नंबर का ग्रिड है ये, तो हम 3 लिख लेते हैं कि हाँ भाई ये 3 नंबर के ग्रिड पर है। समझ में आ गया। उसके बाद ये तो ईस्टिंग हो गई ना, क्योंकि वर्टिकल लाइंस हमने काउंट की हैं, तो ये 3 क्या हो गया, ये 3 हो गया ईस्टिंग। अब हमें नॉर्दिंग निकालना है, तो नॉर्दिंग भी देखेंगे हम अगेन 0 1 2 3 4 5। तो देखो 0 1 2, तो नॉर्दिंग को अगर हम देख रहे हैं तो 2 नंबर पे आ रहा है। 2 क्या है हमारा, नॉर्दिंग, ठीक है। ये 2 नॉर्दिंग है, हमें आंसर क्या मिला है, 2 नॉर्दिंग 3 ईस्टिंग।
समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से सुनो। तो हमें 3 मिल गया क्या, फिर से देखो 0 1 2 3, 3 नंबर स्ट्रिंग पे चर्च है, ठीक है। 0 1 2, 2 नंबर पे चर्च है, लेकिन ये चर्च की जो बिल्डिंग है ये 3 नंबर पे जा रही है, यहाँ तक आ रही है ना, देखो यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो जहाँ तक हमारा ये सिंबल जाएगा हम वहाँ तक काउंट करेंगे, ठीक है। अगर ये 2 पे रुक जाता, ख़त्म हो जाता तो 2 गिनते, लेकिन इसकी जो सिंबल है ये 3 तक जा रही है तो हम 3 तक काउंट करेंगे। तो 0 1 2 3, तो हमें यहाँ पर 3 नॉर्थिंग मिल गया, ठीक है। तो 3 ईस्टिंग और 3 नॉर्थिंग, हमें 2 चीज़ें मिल गई हैं। इसको अब रफ कर देते हैं, हमें 3 ईस्टिंग 3 नॉर्थिंग मिल गया है, 3 ईस्टिंग 3 नॉर्थिंग। अब इसमें एक फॉर्मूला लगाना है, एक ईस्टिंग और एक नॉर्थिंग, यानी ये जो चुन्नू मुन्नू ब्लॉक हमने बनाए हैं उनका एरिया कितना है, 2 मिलीमीटर। तो हमें कितने ब्लॉक गिनने थे, 3 नॉर्थ हमें मिला है, तो 3 नॉर्थ यानी कि एक नॉर्थ का मतलब है 2 मिलीमीटर। अब यहाँ पे नॉर्थ से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ग्रिड की बात कर रहे हैं ना, 0 1 2 3, तो 3 ग्रिड का मतलब अगर एक ग्रिड 2 मिलीमीटर का है तो 3 ग्रिड कितने मिलीमीटर के होंगे, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 मिलीमीटर, है ना, यही तो होंगे। उसके बाद अगर हम नीचे देखते हैं तो 0 1 2 3, 3 ग्रिड यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, काउंटिंग में 3 है लेकिन हमने ग्रिड टोटल कितने गिने हैं, ये देखो 0 1 2 3, काउंटिंग में 3 ग्रिड आ रहे हैं, लेकिन अगर हम ग्रिड को गिनने जाएंगे तो 1 ग्रिड 2 ग्रिड 3 ग्रिड 4 ग्रिड। ऐसे ही अगर हम ऊपर गिनने जाएंगे तो 1 ग्रिड 2 ग्रिड 3 ग्रिड 4 ग्रिड। समझ में आ गया? तो अब आंसर हमारा चेंज हो गया, हमने ईस्टिंग नॉर्थिंग गिरी थी 3 3 तक, लेकिन जो हमारे 3 3 तक के ईस्टिंग नॉर्थिंग हैं उनके ग्रिड कितने आ रहे हैं, 4। कितने आ रहे हैं, 4 ग्रिड आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। आई नो कंफ्यूजिंग हो रहा होगा बट मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। 1 2 3 4, अगर हम नंबरिंग देखेंगे तो 0 1 2 3, लेकिन अगर हम ग्रिड गिनेंगे तो 1 2 3 4। फिर अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो 0 1 2 3, लेकिन ग्रिड अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 4 ग्रिड हैं। अब 4 ग्रिड इंटू 2 मिलीमीटर, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, नीचे भी 4 है तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, 8 आ गया। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे अपॉन 2, आंसर कितना आएगा, 4 4। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर जो हमने जगह खाली छोड़ी थी, ये जो हमने जगह खाली छोड़ी थी 07 डैश, यहाँ पे लिख लेते हैं 28 डैश 07 डैश, हमें यहाँ पर लिखना है 4, यहाँ पर भी लिखना है 4, क्योंकि ईस्टिंग भी 4 है और नॉर्थिंग भी 4 है। तो ये हमारी 3 ईस्टिंग 3 नॉर्थिंग हो गई। टोटल कितने ग्रिड हो गए, कितने डिजिट हो गए, 6। तो ये जो 6 डिजिट है इसी को हम कहते हैं 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से एक बार देखना तो समझ में आ जाएगा। तो 4 फिगर और 6 फिगर ये हमारे थोड़े से एड्रेस निकालने का तरीका है किसी भी सिंबल का। 4 फिगर बहुत इजी है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट में आपने आंसर भी अभी तक कर दिया होगा। 6 फिगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसमें थोड़ा सा माइन्यूट वर्क है और उसमें आपको बहुत ही सधे हुए हाथों से काम करना है। इक्वल साइज के ग्रिड बना रहे हैं, छोटे बड़े ग्रिड नहीं बनाने। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जब तक आपका 4 5 6 7 इस तरह से ग्रिड आ रहे हैं तब तक तो आप अपॉन 2 इंटू 2 करते रहोगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपका ईस्टिंग यहाँ पर 9 आ रहा है, ठीक है, तो आप उस जगह पर, या फिर 0 वाला आ रहा है तो उस जगह पे आप 0 लिखोगे। क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। मान लो कि 1 ग्रिड 2 ग्रिड 3 ग्रिड 4 ग्रिड ऐसे तो है, तो आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो जाओगे। लेकिन अगर किसी भी सिंबल का एड्रेस 9 ग्रिड तक चला जाएगा तो टोटल काउंट करने पे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रिड हो जाएंगे। और अगर आप 10 इंटू 2 मिलीमीटर करोगे तो 20 हो जाएगा, अपॉन 2 करोगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 तो नहीं लिखोगे, अगर 10 10 लिखने लगोगे तब तो एक डिजिट हो जाएगा ना।
हमें सिंगल डिजिट चाहिए, डबल डिजिट नहीं चाहिए। तो अगर आपका आंसर 10 आ रहा है तो आप वहां पर करोगे 0। क्या करोगे? 0। जब कभी भी आपका आंसर 6 फिगर में 10 आ जाए तो आप वहां पर लिख दोगे 0। समझ में आ गया? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई बात हमारे ग्रिड रेफरेंस की। कौन सा ग्रिड रेफरेंस? 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, बाकी तो हम क्लास में मिलेंगे तो भी आप समझ सकते हो हमसे, लेकिन यहाँ पे भी आपको समझ में आना चाहिए। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको आया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन आता है वो क्या क्वेश्चन आता है, यहां पर देखो। क्वेश्चन आता है कि ये जो रेड रोड आपको दिख रही है, रेड ही कर देता हूं मैं इसको, ये जो आपको रेड रोड दिख रही है इसकी पूरी लेंथ निकालनी है आपको। ठीक है, अब इसके लिए आपको चाहिए धागा। ये रोड कहां से कहां जा रही है? देखो, ये रोड की पूरी लेंथ ये है, यहां तक ये रोड है। उसके बाद कच्ची हो जाती है या फिर मिस प्रिंट है, पता नहीं, बट हमें यहीं तक दिख रही है तो हम यहीं तक मानेंगे। इस रोड की लेंथ आपको निकालनी है। इसके लिए आपको धागा चाहिए, क्योंकि आप स्केल से मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये रोड जो है वो सीधी नहीं है। ये रोड जो है इधर उधर घूम रही है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन्स हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए धागा। धागे से आप इस रोड को मेज़र करोगे। मेज़र कैसे करोगे? वो तो आप धागा यूज़ करोगे तो भी आपको पता चलेगा, तो ही आपको पता चलेगा। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि अगर आपने धागे से ये पूरा का पूरा, आपको क्या करना है, धागे का एक किनारा यहाँ पे रखना है और फिर उसको धीरे धीरे बहुत ही सधे हाथों से बिना हिलाए धीरे 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 दूसरा किनारा यहाँ पे रखना है। और जहाँ पर आपका ये लास्ट पॉइंट आ जाए वहीं पर आप एक डॉट लगा लो धागे के ऊपर। फिर उस धागे को स्केल पे रख के मेज़र कर लो, क्योंकि धागा तो सीधा हो सकता है बाद में, तो आप उस धागे को सीधा करके स्केल से मेज़र कर लोगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि आपका आंसर आ रहा है 14 सेंटीमीटर धागे को नापने के बाद। ठीक है, अब यहां पर फिर से आ जाता है हमारा स्केल और आरएफ। अब एग्जाम्पल क्या दूं मैं आपको मैंने बता दिया कि आपका डिस्टेंस जो आ रहा है, आपकी जो लेंथ आ रही है वो 14 सेंटीमीटर आ रही है। स्केल आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाफ किलोमीटर। तो आंसर कमेंट में लिखो कि 14 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना। अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाफ किलोमीटर तो 14 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, तो इस तरह से हम लेंथ निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं किलोमीटर में। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो मैप पे रिवर बनी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लंबाई किलोमीटर में बताइए। तो भी आप किसका यूज़ करोगे? धागे का यूज़ करोगे। ठीक है, वो हम क्लास में देखेंगे। आपको वैसे ही धागा यूज़ करना है जैसे आप रोड पे कर रहे हो। बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि धागा रिवर के बीचों बीच होना चाहिए, ना तो ऊपर वाली लाइन पे ना तो नीचे वाली लाइन पे। धागा कहाँ होना चाहिए? रिवर के बीचों बीच। ठीक है, क्योंकि अगर नीचे वाली लाइन से इधर वाली लाइन से मेज़र करोगे तो कम डिस्टेंस आएगा, ऊपर वाली लाइन से मेज़र करोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस आएगा। लेकिन हमें एक्यूरेट चाहिए तो हम रिवर के बीचों बीच धागा रखेंगे और मेज़र करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो रोड की डिस्टेंस बताओ कि अगर 14 सेंटीमीटर आ रही है डिस्टेंस, तो एक्चुअल में ये रोड कितने किलोमीटर लंबी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह से जो लोग टूर करने जाते हैं ना, टूरिस्ट होते हैं, वो मैप को देख के पता लगा लेते हैं कि हाँ भाई हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है तो कितने किलोमीटर एरिया जाना है। वो स्केल देखते हैं और पता लगा लेते हैं, तो आप भी पता लगा लोगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आते हैं आपके में कि आपको सिंबल पहचानने हैं कि ये जो आप देख रहे हो सेटलमेंट, ये कौन सा टाइप ऑफ सेटलमेंट है, इसका पैटर्न बताओ। ये सेटलमेंट कौन सा टाइप ऑफ सेटलमेंट है, या फिर ड्रेनेज पैटर्न आपको पता करने हैं। वो सारे सिंबल्स हैं, वो आपको सिंबल से ही पता चलेगा। आपको सिंबल याद करने हैं कि ग्रिड रेफरेंस ये वाला जो है इसके अंदर कौन सा पैटर्न ऑफ ड्रेनेज है या ड्रेनेज पैटर्न दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आपको सिंबल याद करने हैं। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकालते हैं। समझ में आ गया ना? यहाँ पर देखो, ये एक नाला बना हुआ है,
सर्वो नाला, है ना। अब इसकी भी अगर लेंथ पूछ लेगा, डिस्टेंस पूछ लेगा, तो आप धागे का ही यूज़ करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया उसने कि रामपुरा से कुछावाड़ा का डायरेक्ट डिस्टेंस बताओ, ये जो हम रोड नाप रहे थे ये तो इनडायरेक्ट डिस्टेंस था, हम धागे से नाप रहे थे। ठीक है, ये कह रहा है कि रामपुरा से कुछावाड़ा का डायरेक्ट डिस्टेंस बताओ। डायरेक्ट डिस्टेंस मतलब हमें कोई रोड नहीं नापनी है, हमें जस्ट स्केल रखना है, स्केल रख के यहां से यहां नाप लेना है बस, जितने भी सेंटीमीटर आए। सपोज अगेन यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाफ किलोमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू, आंसर आपको पता है, आप इतना तो मैथ जानते ही हो कि 1 सेंटीमीटर में आधा किलोमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर में कितना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकालते हैं। सिंबल आपको याद करने हैं ताकि आप पहचान सको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्टेंस आपको पता चल गया। बाकी यहाँ पर ग्रिड रेफरेंस कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। तो आपको कंटूर इंटरवल, स्टेटमेंट स्केल, आरएफ, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ आपको क्या क्या, कंटूर इंटरवल, आरएफ, स्टेटमेंट स्केल, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा और कुछ नहीं है शायद। हाँ, कंटूर इंटरवल हो गया, आरएफ हो गया, स्टेटमेंट, हाँ। उसके अलावा है आपका एरिया ऑफ ग्रिड, एरिया ऑफ ग्रिड मैप पर और लैंड पर, जो मैंने आपको बताया था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 किलोमीटर स्क्वायर, वो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। किस तरह से आपको करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसकी प्रैक्टिस हम क्लास में करेंगे, जब कभी भी लाइव क्लास में मिलेंगे तब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ये कुछ बेसिक था जो कि आपकी हेल्प करेगा टोपो शीट को पढ़ने में। ठीक है, अगर फर्दर कभी टोपो शीट को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा तो सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन पेपर आता है टोपो शीट का तो उसको सॉल्व करके भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि स्क्रीन पर सॉल्व नहीं हो सकते, उनके लिए पेपर और पेंसिल की ही ज़रूरत है। जैसे कि 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालने के लिए, या धागे से कुछ हमको मेज़र करना है उसके लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं, समझ ली हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख लोगे, समझ लोगे, और फिर क्लास में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे बहुत धूमधाम से कि किस तरह से हमें टोपो शीट करनी है। हमें पूरे 20 मार्क्स लेकर आने हैं टोपो शीट में, ये हमारा मोटो होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को देखो, जो भी मैंने बताया है वो नोट कर लो, एक बार प्रैक्टिस करके भी देखो। 4 फिगर 6 फिगर का धागे से मेज़र करके देखो जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो सी यू इन द क्लास। मैं आपको क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।